आज हम समतल तरंगाग्र के लिए फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध का निर्माण समझेंगे पहले, और उसके बाद अर्धावर्ती कटिबंधों की त्रिज्या और उनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और अर्धावर्ती कटिबंधों के कारण तीव्रता का मान ज्ञात करने वाले हैं। यहाँ पर तीव्रता का मान क्यों ज्ञात करने वाले हैं? क्योंकि इस P पॉइंट पर तीव्रता का वैल्यू हमें विवर्तन प्रतिरूप को समझने में हेल्प करेगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट इट। फ्रेनेल ने किसी भी तरंगाग्र को छोटे छोटे जोन्स में विभाजित होता हुआ माना और इन जोन से निकलने वाली तरंगों के अध्यारोपण की वजह से विवर्तन प्रतिरूप के एग्जिस्टेंस की व्याख्या की। ओके, और इन जोन्स को इस प्रकार से विभाजित किया कि इनसे उत्सर्जित तरंगों के बीच पथांतर कितना था, λ/2। चूंकि पथांतर λ/2 है, इसलिए कलांतर कितना है, पाई, और जो समय अंतराल रहेगा इनका पहुंचने का P बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर, तो वो कितना था, T/2। चूंकि समय अंतराल T/2 है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्धावर्ती कटिबंध या हाफ पीरियड जोन। ओके, तो ये जोन्स का निर्माण कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। तो आप देखें इधर चित्र में हम कंसिडर करते हैं एक तरंगाग्र ABCD का मध्य बिंदु है O से लंबवत दूरी B पर कोई पॉइंट स्थित है P। ओके, P की O से दूरी क्या है, B। अब हम कुछ दूरियां लेते हैं B + λ/2, B + 2 λ/2 एंड सो ऑन, B + n λ/2। B + λ/2, B + 2 λ/2, B + n λ/2 त्रिज्याओं के कुछ गोलीय पृष्ठों की कल्पना करते हैं जिन गोलों का केंद्र बिंदु क्या है, P है। और हम ये कल्पना करते हैं कि इन सभी गोलीय पृष्ठों को तरंगाग्र ABCD इस प्रकार से कट करता है कि तरंगाग्र ABCD में कुछ वृत्त बन जाते हैं। ओके, और वो वृत्तों के बीच में जो परिबद्ध क्षेत्र है, उस परिबद्ध क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धावर्ती कटिबंध। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चित्र में हम देखें तरंगाग्र ABCD में OM त्रिज्या का ये जो वृत्त है इसको बोलेंगे प्रथम कटिबंध। M1 M2 के बीच जो क्षेत्र है इसको बोलेंगे द्वितीय कटिबंध। M2 M3 के बीच जो है उसको तृतीय कटिबंध। MN और MN-1 कटिबंधों के बीच जो क्षेत्र परिबद्ध है उसको हम बोलेंगे nवां कटिबंध। इस प्रकार से कटिबंधों का निर्माण होता है। ओके, अब हम देखते हैं अर्धावर्ती कटिबंधों की त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम तरंगाग्र के बिंदु O से गुजरने वाली एक रेखा की कल्पना करते हैं जो तरंगाग्र के तल में ही स्थित है। ओके, इसी रेखा पर बिंदु होंगे M1 M2 M3 ... Mn, और दोनों तरफ होंगे O के ऊपर की तरफ भी और O के नीचे की तरफ भी। और ये जो दूरियां होंगी O से P की दूरी होगी B, M1 से P की दूरी होगी B + λ/2, M2 से दूरी होगी B + 2 λ/2, इसी तरह Mn से दूरी होगी B + n λ/2। ओके, अब हम लोग nवें कटिबंध के लिए ज्ञात करना चाहते हैं क्या, त्रिज्या। तो nवें कटिबंध के लिए हम त्रिभुज ले लेते हैं त्रिभुज OPMN या त्रिभुज OMNP। ओके, त्रिभुज OMNP में यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो OMN² विल बी इक्वल्स टू MNP² - OP²। तो यहाँ पर वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं तो RN² विल बी इक्वल्स टू B + n λ/2 का होल स्क्वायर - B²। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें RN का वैल्यू मिलता है यहाँ पर RN = √NB λ। यहाँ से क्लियर है कि किसी भी अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या RN √n के समानुपाती होगी, अर्थात कटिबंधों के क्रम के वर्गमूल के समानुपाती होगी। ओके, n के अलग अलग वैल्यूज के लिए r के वैल्यू भी अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर n = 1 पर R1 होगा √B λ, n = 2 पर R2 होगा √2B λ। ओके, इसके बाद हम ज्ञात करते हैं अर्धावर्ती कटिबंधों का क्षेत्रफल। तो अर्धावर्ती कटिबंधों का क्षेत्रफल क्या होता है, किन्हीं दो वृत्तों के बीच का परिबद्ध क्षेत्र ही क्या कहलाता है, अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल। तो मान लेते हैं nवें वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, πRn², और n-1 वें वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, πRn-1²। तो यदि nवें में से n-1 वें वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो nवें कटिबंध का क्षेत्रफल अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो an मिलेगा यहाँ पर πB λ। यहाँ से क्लियर है कि अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल B और लैम्डा पर डिपेंड करता है, कटिबंध के क्रम पर नहीं। इसका क्या अर्थ है कि सभी क्रमों के लिए या किसी भी क्रम पर अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल क्या रहता है, एक समान रहता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं।
अब हम ज्ञात करेंगे क्या, एनवे कटिबंध की बिंदु O से औसत दूरी, एनवे कटिबंध की बिंदु O से औसत दूरी। तो हम ये देखें, ये मान लेते हैं P पॉइंट है और ये O, और ये पॉइंट है Mn, ये पॉइंट है Mn। ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ पर होगा, ये होगा Mn-1। तो यदि Pmn और Pmn-1 को जोड़े और उसको 2 से डिवाइड करें तो हमें एनवे कटिबंध की बिंदु O से औसत दूरी मिल जाएगी। ओके, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा देख भी सकते हैं इसको, b प्लस एन लेमडा बाई 2 प्लस Pmn-1 के लिए जहाँ n है वहाँ पर n-1 पुट करेंगे। ओके, तो b प्लस n-1 इंटू लेमडा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो b प्लस एन लेमडा बाई 2 प्लस b प्लस एन लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2b प्लस 2n लेमडा बाई 2 और माइनस लेमडा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा b प्लस एन लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा बाई 4। और यदि हम लेमडा बाई 4 को कॉमन लेते हैं तो xn बराबर हमारे पास क्या आएगा, b प्लस लेमडा बाई 4 इंटू 2n माइनस 1। अब हम देखने वाले हैं एनवे अर्धावर्ती कटिबंध के कारण बिंदु P पर परिणामी आयाम देखने वाले हैं। ओके, परिणामी आयाम कितना होगा ये हम डिस्कस करें। अब हम देखते हैं कि एनवे अर्धावर्ती कटिबंध के कारण बिंदु P पर परिणामी आयाम कितना होगा। तो हम याद रखेंगे इसको कि किसी एनवे कटिबंध के कारण परिणामी आयाम Rn अर्धावर्ती कटिबंध के क्षेत्रफल के समानुपाती, ओके, और त्रियकता गुणांक 1 प्लस कोस थीटा n के भी समानुपाती। साथ ही P से कटिबंध की जो औसत दूरी है उसके क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बी लेमडा इंटू 1 प्लस कोस थीटा n बाई b प्लस 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। ओके, तो यहाँ से अपने को मिलेगा यदि n का मान बढ़ता जाएगा तो थीटा n भी लगातार क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ओके, और थीटा n यदि बढ़ेगा तो कोस थीटा n क्या होता चला जाएगा, कम। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे कटिबंधों का क्रम बढ़ेगा वैसे वैसे ही परिणामी आयाम क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि प्रति कटिबंध के कारण आयाम क्या होगा, प्रथम कटिबंध के कारण आयाम क्या होगा, मैक्सिमम, और उसके बाद क्रम बढ़ने के साथ आयाम उत्तरोत्तर क्या होने लग जाएगा, कम। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा R1 का वैल्यू और मिनिमम किसका वैल्यू होगा, एनवे का, जो सबसे लास्ट में बनने वाला है। ओके, अभी हमें पता है कि P पॉइंट पर केवल एक कटिबंध के कारण ही तीव्रता नहीं होती, बल्कि संपूर्ण तरंगाग्र ABCD को जितने भी कटिबंधों में विभाजित किया उन सभी कटिबंधों का परिणामी प्रभाव हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, P बिंदु पर। तो P बिंदु पर परिणामी आयाम कितना होगा। ओके, तो वो हम देखें, डिस्कस करें इधर। तो P पर n कटिबंधों का परिणामी प्रभाव दिखाई देगा और परिणामी आयाम कितना होगा। अब यहाँ आप ध्यान से सुने थोड़ा, हमने पहले ही बोला है कि अर्धावर्ती कटिबंधों के लिए पथांतर कितना होता है, लैम्डा बटा 2। पथांतर कितना होता है यहाँ पर, लैम्डा बटा 2। और ये आप देखेंगे इधर, यदि पथांतर लैम्डा बाई 2 है तो कलांतर कितना हो रहा है यहाँ पर, पाई। सिंस यहाँ पर सभी अर्धावर्ती कटिबंधों के लिए कलांतर पाई है, इसलिए हम लिखेंगे R1 माइनस R2, क्योंकि R1 और R2 विपरीत कला में है, सो माइनस। ऐसे ही R2 और R3 विपरीत कला में है तो माइनस R2 प्लस R3। फिर R3 R4 भी विपरीत कला में, कहने का मतलब सभी एक के बाद एक विपरीत कला में होंगे, इसलिए अल्टरनेटिवली साइन जो है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। यदि n विषम संख्या में है तो Rn प्लस होगा और n सम संख्या में है तो Rn क्या होगा, माइनस होगा। ओके, अब हम इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। R1 और R2 को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R2। R1 और R3 को जोड़कर उससे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, R2। इसी तरह R3 R4 को जोड़कर उससे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, R4। तो इस प्रकार एंड सो ऑन आगे तक चलेगा। तो R को हम रीराइट करें तो ऐसे लिख सकते हैं R1/2 प्लस R1/2 माइनस R2 प्लस R3/2। हमने इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज क्यों किया, हमने R1 को ब्रेक किया 2 टुकड़ों में, R3 को ब्रेक किया 2 टुकड़ों में, R5 को ब्रेक किया 2 टुकड़ों में। इसी तरह जितने भी R5 R7 R9 ये सब इन सबको हमने हाफ हाफ टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि अब देखिए ये पूरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, 0। और अल्टीमेटली परिणामी तरंग का आयाम हमें P पॉइंट पर कितना प्राप्त होगा, परिणामी आयाम कितना प्राप्त होगा यहाँ पर, R1/2 प्लस Rn/2। चूँकि हम देख सकते हैं कि Rn इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन Rn है, तो Rn को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य। तो R विल बी इक्वल्स टू वॉट, R1/2। ओके, और किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ओके,
तो यहाँ पर I बराबर क्या होगा, यहाँ पर I बराबर होगा R1 स्क्वायर बाई 4 के समानुपाती। ओके, या फिर हम इसको लिख सकते हैं I इक्वल्स टू के R1 स्क्वायर बाय 4। और के R1 स्क्वायर किसका वैल्यू होगा, के R1 स्क्वायर किसका वैल्यू होगा, I1 का वैल्यू होगा। ओके, तो I1 बाय 4। तो हम कह सकते हैं कि P बिंदु पर परिणामी तीव्रता यदि कितनी होगी, पहले कटिबंध के कारण तीव्रता का 1/4। ओके, और उसको हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। आप देखें, तीव्रता समानुपाती आयाम का स्क्वायर, R की वैल्यू R1 बाई 2, तो I बराबर क्या आ जाएगा, के R1 स्क्वायर बाई 4 या I1 बाई 4। यही P बिंदु पर परिणामी तीव्रता है। ओके, तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठा होगा। और यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। साथ ही आप कॉलेज के द्वारा प्रोवाइडेड नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, और थैंक यू आज के लिए। अगली क्लास में हम आगे और बात करेंगे, विवर्तन को और डिटेल में देखेंगे। अभी हम फ्रेनेल विवर्तन पर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लगातार टच में रहें, और आपके एग्जाम आने वाले हैं तो प्रिपेयर्ड रहें। ओके, तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।